आंचल पूरे 5 साल बाद अपनी माँ से मिलने के लिए घर आई थी। मन खुशी से नाच रहा था। माँ से मिलने की खुशी इतनी थी कि मन कर रहा था कि उड़कर माँ के पास पहुँच जाऊँ। मन में कुछ सवाल भी थे जिनका जवाब वह माँ से लेना चाहती थी। आखिर क्यों माँ ने उसे पढ़ने के लिए अपने से दूर हॉस्टल में भेज दिया? आंचल ने कई बार अपनी माँ से पूछा था, वह उसे अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहती, पर माँ हर बार बात को टाल जाती। लेकिन इस बार आंचल ने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि वह माँ से इस बात का जवाब लेकर रहेंगी। आंचल जब घर पहुँचती है तो घर का ताला लगा हुआ होता है। आंचल के पास हमेशा से अपने घर की दूसरी चाबी रहती थी, इसलिए आंचल ने उस दूसरी चाबी से ताला खोल दिया और घर के अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही आंचल घर के अंदर गई, उसने कुछ ऐसा देखा कि मानो उसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। उसकी नज़र सामने दीवार पर पड़ती है जिस पर उसकी माँ की तस्वीर टंगी रहती है और तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ी है और तस्वीर के नीचे लिखा था कि भगवान राखी शर्मा की आत्मा को शांति दे। यह सब देखते ही आंचल नीचे ही गिर पड़ती है। लगता है मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई हो और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक पल में मानो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। आंचल खुद को संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, आंचल तुम आ गई, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। यह आवाज़ आंचल ने पहले कभी नहीं सुनी थी। आंचल के पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत नीले रंग की साड़ी पहने खड़ी थी, जिसके बाल बहुत लंबे लंबे, हाथों में चूड़ियाँ हैं, गले में एक बड़ा सा हार पहनी हुई है, कान में लंबे लंबे झुमके और बालों में गजरा लगा है। आंचल ने इस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। वह औरत आंचल के पास आती है और उसे गले से लगा लेती है। जब आंचल उस औरत के गले लगी तो उसे कुछ अपनेपन का एहसास ही नहीं हो रहा था। माँ की मृत्यु का सदमा तो बोलने का साहस भी नहीं कर पा रही थी। इतने में वह औरत आंचल से कहती है कि आंचल बिटिया, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी, कब तुम आओ और मैं कब तुम्हें तुम्हारे माँ की आखिरी चिट्ठी दूँ। मैं जानती हूँ आंचल बिटिया कि तुम्हें अपनी माँ की मृत्यु का बहुत बड़ा सदमा लगा है, लेकिन शायद भगवान की यही इच्छा थी। आंचल बोलने का साहस नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे तैसे साहस करके उसने उस औरत से ही पूछ लिया कि आप कौन हो और मेरी माँ की मृत्यु कब हुई, मुझे खबर क्यों नहीं दी। बिटिया, मैं तुम्हारी माँ की बहुत पुरानी सहेली हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अभागन बेटी हो जो अंतिम बार अपनी माँ के दर्शन भी नहीं कर पाई। तुम्हारी माँ बहुत लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त थी। अपनी बीमारी के बारे में तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। अपने अंत समय में तुम्हारी माँ ने तुम्हारे नाम यह चिट्ठी लिखी है जिसमें तुम्हारे लिए कुछ उन्होंने लिखा है। तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था जब आंचल आए तो उसे यह चिट्ठी दे दो। आज तुम्हें चिट्ठी देकर मेरा काम पूरा हो गया है और अब मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। इसके बाद वह औरत आंचल के घर से निकल जाती है, चिट्ठी लेकर रोने लगती है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती एक बार चिट्ठी खोलकर पढ़ ले, बस अपनी माँ की तस्वीर से यही कह रही होती है, माँ आपने मुझे फिर से खुद से दूर कर दिया। मैंने सोचा था कि इस बार मैं खुद आपसे दूर नहीं जाऊंगी और ना आपको दूर जाने दूंगी, लेकिन आपने तो खुद से बातें करने का वक्त भी नहीं दिया। मुझे क्यों आपने मुझे फिर से अकेला छोड़ दिया माँ। इतने में आंचल के फ़ोन की घंटी बजती है। उसके बचपन की दोस्त मिहिका का फ़ोन होता है। मिहिका बोली, हेलो आंचल, पता चला कि तुम वापस घर आ गई हो। मैं भी तुझसे ही मिलने के लिए आ रही हूँ। तेरे जाने के बाद मैं लंदन चली गई थी, लेकिन मैं अब लंदन से वापस आ गई हूँ और तेरे पास आ रही हूँ। क्या हुआ आंचल, तू क्यों रो रही है? आंचल बोली, मिहिका माँ। मिहिका बोली, क्या हुआ है माँ को? माँ ठीक तो है ना? आंचल बोली, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मिहिका बोली, क्या? यह सब कब हुआ? आंचल बोली, मुझे नहीं पता। जब मैं यहाँ आई तो पता चला कि माँ को मरे हुए तो बहुत दिन हो गए हैं। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मिहिका बोली, आंचल पहले तो रोना बंद कर और चिंता मत कर तू। मैं बस कुछ ही देर में तेरे पास आ रही हूँ, तब तक तू खुद को संभाल। कुछ ही देर में मिहिका आंचल के पास आ जाती है। आंचल मिहिका गले लगकर खूब रोती है।
मीका बोली, आंचल यह तेरे हाथ में क्या है? आंचल बोली, माँ की आखिरी चिट्ठी जो उन्होंने मेरे लिए लिखी है। मीका बोली, तूने अभी तक चिट्ठी पढ़ी नहीं है क्या? आंचल बोली, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है इस चिट्ठी को पढ़ने के लिए। मीका बोली, आंचल हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना, एक बार देख तो सही कि आखिर माँ ने तेरे लिए क्या लिखा है। क्या पता तेरे सवालों का जवाब इस चिट्ठी में हो। आंचल जैसे तैसे हिम्मत करके कांपते हुए हाथों से चिट्ठी पढ़ने की कोशिश करने लगती है। चिट्ठी में लिखा होता है, मेरी प्यारी आंचल, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे बहुत नाराज़ है। आखिर तुझे बचपन से खुद से अलग जो रखा है मैंने, पर क्या करती मेरी आंचल। मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ ऐसे राज थे कि मैं तुझे बता नहीं सकती थी। तेरे मन में बहुत सवाल उठ रहे होंगे और तेरे उन सवालों का जवाब मैं देना नहीं चाहती थी, लेकिन उन जवाब को जानने के लिए आंचल तू बहुत छोटी थी और उन जवाबों का असर तेरे पर क्या पड़ता मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने सोचा था कि जब तू अपनी पढ़ाई पूरी करके आएंगी तेरे हर सवालों का जवाब दूंगी मैं, लेकिन शायद जिंदगी ही नहीं चाहती थी कि तेरे मन में उठ रहे सवालों का जवाब तुझे मिले। इसलिए तो भगवान मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मरने से पहले एक बार तेरा चेहरा देखना चाहती थी आंचल, परंतु अगर मैंने तुझे अपनी बीमारी के बारे में बता दिया होता तो तू अपनी पढ़ाई छोड़कर आ जाती, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तेरी पढ़ाई में कोई रुकावट आए। और शायद भगवान भी यही चाहते थे कि मेरे मरने के बाद सारे राज दफन हो जाए, क्योंकि मैं हकीकत बताकर तुझे ज़िंदगी भर का दुख नहीं देना चाहती थी। और यह भी हो सकता था कि हकीकत जानने के बाद तू मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करे। बचपन से तेरी नाराज़गी तो झेली है मैंने, मगर तेरी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए इस चिट्ठी में तेरे सवालों का जवाब नहीं लिख रही हूँ, बस इतना लिख रही हूँ कि तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती है आंचल। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना कि मैं तेरे सवालों का जवाब नहीं दे रही हूँ। मैं अपनी नाराज़गी भूलकर मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब तू प्यार से मेरे लिए प्रार्थना करे। तुम्हारी माँ। आंचल बोली, यह चिट्ठी मेरी माँ की नहीं है। मिहिका बोली, क्या तुझे कैसे पता कि यह चिट्ठी तेरी माँ की नहीं है? आंचल बोली, क्योंकि मेरी माँ मुझे प्यार से लाड़ो रानी कहती थी और इस चिट्ठी में एक बार भी उन्होंने लाड़ो रानी का जिक्र नहीं किया है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि यह चिट्ठी मेरी माँ की नहीं है। कुछ तो ऐसा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। मिहिका बोली, अगर ऐसा है तो फिर तुम सच का पता कैसे करोगी? आंचल बोली, हम पड़ोस में पूछ सकते हैं, उन्होंने तो कुछ पता होगा माँ के बारे में और उस औरत के बारे में भी जो यह चिट्ठी लेकर आई है। आंचल और मिहिका पड़ोस में पता करने के लिए चले जाते हैं और अपने घर के सामने वाले घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। उस घर में से एक औरत आती है और कहती है कि जी आप दोनों कौन? आंचल बोली, नमस्ते आंटी, मैं आंचल हूँ। औरत बोली, अरे आंचल बिटिया, तुम कैसी हो? बड़ा दुख हुआ था यह जानकर कि तुम्हारी माँ की मृत्यु हो चुकी है। आंचल बोली, हो चुकी है? मतलब मेरी माँ की मृत्यु तो आपके सामने हुई थी ना आंटी? औरत बोली, मेरे सामने नहीं बिटिया, तुम्हारी माँ की मृत्यु मेरे सामने नहीं हुई थी। यहाँ तक कि तुम्हारी माँ की मृत्यु तुम्हारे घर में नहीं हुई थी। हमें तो पता भी नहीं है कि कब तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई। कुछ महीने पहले एक औरत आई थी, उसने हमें बताया कि तुम्हारी माँ की मृत्यु हो चुकी है। हमने तो तुम्हारी माँ को आखिरी बार देखा भी नहीं था। आंचल बोली, जरूर वह वही औरत होगी जो हमें चिट्ठी देकर गई है। आंटी, क्या इससे पहले भी वो औरत माँ से मिलने आती थी क्या? औरत बोली, हाँ, अक्सर वह औरत तुम्हारी माँ को तुम्हारे घर पर छोड़ने आती थी। आंचल बोली, छोड़ने आती थी मतलब? औरत बोली, बिटिया, तुम्हारी माँ कभी भी घर पर नहीं रहती थी, महीने में एक दो बार आ जाती थी। मैंने कई बार तुम्हारी माँ से पूछा भी तो उन्होंने कह दिया कि वह किसी काम से बाहर रहती है, पर क्या काम है यह नहीं बताया। आंचल बोली, आंटी आपको कुछ तो याद होगा, कभी तो उन्होंने कहा होगा कि कहाँ जाती है और कहाँ से आती है, कुछ तो याद होगा। औरत बोली, मैंने एक बार उन दोनों को कहते हुए सुना था कि कोलकाता की ट्रेन आज लेट है, हो सकता है कि तुम्हारी माँ और वह औरत कोलकाता जाते हो। आंचल बोली, धन्यवाद आंटी, आपको नहीं पता कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मेरे सारे सवालों का जवाब कोलकाता में ही मिलेगा। मिहिका बोली, इसका मतलब
अब हम कोलकाता जाएंगे, पर कोलकाता में हम उस औरत को कहाँ तलाश करेंगे, क्योंकि हमारे पास उस औरत की कोई तस्वीर भी तो नहीं है। आंचल बोली, नहीं है तो हम तस्वीर उसकी बना लेंगे। वह औरत कैसी दिखती है मुझे सब कुछ याद है, बस तुझे उसकी तस्वीर बनानी है। आखिर तेरी ड्राइंग किस काम आएंगी। इसके बाद मिहिका उस औरत की तस्वीर बना देती है और दोनों कोलकाता पहुंच जाती है। कोलकाता में हर जगह उस औरत की तलाश करती है दोनों, लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चलता। लेकिन फिर आंचल एक सब्जी वाले से उस औरत के बारे में पूछ रही होती है। आंचल बोली, सब्जी वाले भैया, कहीं देखा है क्या आपने इस औरत को। यहाँ सब्जी वाले भैया तस्वीर देखने लगते हैं और कहती है, यह औरत तो ताराबाई है। आंचल बोली, ताराबाई? कौन ताराबाई? क्या आप मुझे इसका पता बता सकते हैं। सब्जी वाले भैया बोले, देखने में तो तुम दोनों अच्छे घर की लगती हो, फिर इतने बदनाम जगह क्यों जाना चाहती हो। कहीं तुम दोनों भी तो वही सब काम नहीं करती हो। आंचल बोली, बदनाम जगह? कौन सी जगह। सब्जी वाले भैया बोले, देवदासी गली। और कहाँ। अगर तुम दोनों को वहाँ जाना है तो आगे से सीधे चले जाना, वहीं पर लिखा होगा देवदासी गली। नीका बोली, अब क्या करे आंचल। आंचल बोली, करना क्या है, देवदासी की गली में चलना है और सारा सच जानना है। आंचल और मीका देवदासी गली के लिए चल देती है। आंचल के सामने कुछ ऐसा आने वाला था जो उसके होश उड़ा कर रख देगा। आंचल बोली, मिहिका देवदासी गली, चल अंदर चलते हैं। मिहिका बोली, आंचल हम ऐसे अंदर नहीं जा सकते, तू गली को देख रही है ना कि किस तरह की गली है यह। आंचल बोली, अच्छा ठीक है, तू डर मत, हम पीछे से कोई रास्ता देखते हैं अंदर जाने का। आंचल और मिहिका पीछे से कोई रास्ता देखने लगती है ताकि अंदर जा सके, उन्हें कोई देख न सके। तभी उन्हें देवदासी गली में एक हवेली के पीछे से दरवाज़ा दिखाई देता है और उन्हें भी उसी हवेली में जाना था, क्योंकि उस हवेली का नाम था देवदासी हवेली। आंचल बोली, मिहिका यहाँ रहा पीछे से दरवाज़ा, हम यहाँ से अंदर जा सकते हैं। आंचल और मिहिका पीछे वाले दरवाजे से देवदासी हवेली के अंदर चली जाती है। देवदासी हवेली के अंदर औरतें पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही थी। चारों तरफ आदमी बैठे थे जो काफ़ी नशे में थे। एक हाथ में दारू की बोतल और दूसरे हाथ में औरतों का पैसा लुटा रहे थे। तो कोई आदमी किसी औरत का हाथ पकड़कर उसे कई कमरे में ले जा रहा था और दरवाज़ा बंद कर लेते थे। तभी दो औरत बालों में गजरा लगाकर पैरों में घुंघरू बांधकर आदमियों से भरी महफिल में नाचने के लिए आ रही होती है। आंचल जैसे ही उन औरतों में से एक औरत का चेहरा देखती है, उसके कदम पीछे की तरफ हो जाते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब दोनों औरत नाचने के लिए आती है तो एक तीसरी औरत सावित्री ताई कहती है कि अब आपके सामने देवदासी हवेली की शान रेखाबाई और ताराबाई मुजरा करने के लिए आ रही है। रेखाबाई और ताराबाई आती है और नाचने लग जाती है। यह देखकर आंचल अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस माँ को उसने मरा हुआ समझ लिया था, वह देवदासी हवेली पर भरी महफिल में मुजरा करती है। आंचल गिरने वाली होती है, लेकिन मिहिका उसे संभाल लेती है और कहती कि आंचल, यह तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, तुम्हारी माँ एक नाचने वाली है। हमने तो क्या सोचा था और क्या हो गया। आंचल, चलो यहाँ से, इससे पहले कोई हमें देख ले। आंचल बोली, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मिहिका बोली, यहाँ रुके करना भी क्या है। तुझे सच का तो पता चल गया है ना कि तेरी माँ तुझे अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि उन्हें देवदासी हवेली में मुजरा जो करना था। क्या मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही है, मैं तो बस वही बोल रही हूँ जो देखा है। आंचल बोली, मुझे नहीं पता कि मेरी माँ ने यह सब क्यों किया है, बस मुझे यह जानना है कि मेरी माँ ने मेरे से इतना बड़ा झूठ आखिर क्यों बोला। पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल कह रहा है जैसा दिखाई दे रहा है वैसा कुछ नहीं है। अभी भी कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती, वह मुझे वही जानना है। तू इस देवदासी हवेली से बाहर जा, मैं नहीं जाने वाली हूँ। आंचल बोली, मिहिका, मेरी बात समझने की कोशिश करो और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। तू बाहर जा और जब कहूँ तभी अंदर आना और अपना फ़ोन चालू रखना। यहाँ जो भी होगा तुझे सब सुनाई देता रहेगा। अब जाओ यहाँ से। मिहिका चली जाती है, लेकिन तभी सावित्री ताई आंचल को देख लेती है। सावित्री ताई को लगता है कि आंचल कोई पुलिस वाली है
जो उस हवेली की खबर निकालने रूप बदल कर आई है। सावित्री ताई उसे मजा चखाना चाहती थी ताकि फिर से कोई पुलिस वाली रूप बदल कर ना आ सके। सावित्री ताई के कुछ गुंडे आंचल का हाथ पकड़कर भरी महफिल में ले जाते हैं। सावित्री ताई महफिल में बैठे आदमियों से उसकी बोली लगाने के लिए कहती है। कोई आदमी उसकी 11 लाख की बोली लगा रहा था तो कोई 12 लाख की, अंत में जाकर 15 लाख की बोली लग गई आंचल की। तभी सावित्री ताई एक औरत से कहती है कि ले जाओ इसे कमरे में और तैयार करो। औरत आंचल का हाथ पकड़कर कमरे में ले जा रही होती है। तभी आंचल की माँ की नज़र उस पर पड़ती है और आंचल की माँ आंचल के पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है और कमरे में जाते ही आंचल को गले से लगा लेती है। लेकिन आंचल अपनी माँ को धक्का दे देती है। आंचल बोली, दूर रहिए मेरे से, खबरदार जो मेरे पास आने की कोशिश करी। आंचल की माँ राखी बोली, लाडो तू ऐसा क्यों बोल रही है और तू इस देवदासी हवेली पर कैसे आ गई? आंचल बोली, क्या हुआ, आपको डर लग रहा है कि आपका राज खुल गया? आपको पता है जब मुझे पता चला कि आप इस दुनिया में अब नहीं रही, पूरी तरह से टूट गई थी। अपने आप को अभागन समझ रही थी कि अंतिम बार अपनी माँ के दर्शन भी नहीं कर पाई। बचपन से सब मुझे कहते थे कि तू बहुत अभागन है, कि तेरी माँ तेरे साथ नहीं रहती, लेकिन मुझे लगता था कि ज़रूर मेरी माँ की कोई मजबूरी होगी, इसलिए मुझे खुद से दूर रखती है। लेकिन आज मैं कहती हूँ कि मैं बहुत अभागन हूँ जो मुझे आप जैसी माँ मिली। आंचल की माँ राखी बोली, लाडो एक बार मेरी बात तो सुन, मेरी जो किया मेरी मजबूरी थी। आंचल बोली, लेकिन मैं जो करने जा रही हूँ मेरी कोई मजबूरी नहीं है। आज तक आप इस देवदासी हवेली की शान थी ना, इस देवदासी हवेली की महफिल में मुजरा करती थी, तो आज से आपकी बेटी भी यही काम करेंगी। आखिर बेटी माँ पर ही तो जाती है। आज से मैं भी इस देवदासी हवेली की महफिल में मुजरा करूँगी। इतना सुनते ही आंचल की माँ को गुस्सा आ जाता है और आंचल को एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। आंचल की माँ राखी बोली, क्या इस दिन के लिए ही मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया था कि तू इस महफिल में मुजरा करे? तुझे क्या लगता है कि मैं यह काम अपनी मर्जी से करती हूँ? नहीं लाडो, मैं इस देवदासी की हवेली में मुजरा करती तो हूँ बस तेरे लिए। तू ही मेरी मजबूरी है, तू अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सके, समाज में जैसे और लोग रहते हैं शरीफों की तरह रह सके, समाज में मान सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके, इसलिए मैं इस देवदासी की हवेली में मुजरा करती हूँ। लाडो तुझे बचपन से सच जानना था ना, तो आज मैं तुझे सारा सच बताती हूँ। आंचल की माँ राखी बोली, यह बात उन दिनों की है जब तू पैदा हुई थी। आंचल, तेरे पिताजी को बेटा चाहिए था लेकिन तू हो गई और उन्हें एक बेटी का बोझ नहीं चाहिए था, इसलिए उन्होंने मुझसे तुझे मारने के लिए कहा। आखिर कैसे मार देती? तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा था। मैंने जब तेरे पिताजी की बात मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मुझे सावित्री ताई की इस देवदासी हवेली में भेज दिया। इस देवदासी हवेली पर जिस औरत की बेटी होती है, बड़ी होकर वही काम करती है जो उसकी माँ करती है, मुजरा करने का। मैं इस देवदासी हवेली पर मुजरा तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने सावित्री ताई के सामने एक शर्त रखी थी कि मैं इस महफिल में मुजरा तभी करूँगी जब मेरी बेटी आंचल को यहीं से कहीं दूर ऐसी जगह रहने देंगे जहाँ सिर्फ शरीफ लोग रहते हैं। मेरी बेटी कभी भी इस महफिल में मुजरा नहीं करेंगी। उस वक्त मैं बहुत खूबसूरत थी और सावित्री ताई को ऐसी ही खूबसूरत औरत की तलाश थी, इसलिए उन्होंने मेरी शर्त मान ली और तुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दिया। लेकिन आंचल, मेरा यकीन कर, मैं इस महफिल में मुजरा जरूर करती हूँ, लेकिन कभी किसी आदमी को अपने से हाथ तक नहीं लगाने दिया है। तेरी माँ आज भी पवित्र है। आंचल बोली, लेकिन आपने अपने मरने का झूठा नाटक क्यों किया? आंचल की माँ राखी बोली, क्योंकि तेरे आने से पहले मुझे पता चला कि सावित्री ताई तुझे भी इस हवेली पर लाना चाहती है ताकि तू इस महफिल में मुजरा करे और उन्हें कमाई हो सके। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं मरने का नाटक करती हूँ तो तू यहाँ से कहीं दूर चली जाएंगी, शायद अपने दोस्तों के पास चली जाएंगी, और मैं सावित्री ताई को तेरे बारे में कभी भी कुछ पता नहीं चलने दूंगी। तुझे बचाने के लिए मैंने सावित्री ताई से भी झूठ बोला, उनसे कहा कि तू हॉस्टल से भाग गई है, कहाँ गई और कुछ नहीं पता, और उन्होंने मेरी बात पर विश्वास भी कर लिया। इस काम में तारा दीदी ने मेरा साथ दिया। तारा दीदी ही है जो हमेशा से मेरा साथ देती रही है,
किसी को शक ना हो इसलिए मैंने उनसे कहा था कि तारा दीदी घर जाए और जब तू वापस आए तो तुझसे कह दे कि मैं मर चुकी हूँ और मेरी तरफ से तेरे लिए एक चिट्ठी भी लिख दे। आंचल बोली, यही तो आपने गलती कर दी, चिट्ठी लिखकर। आपकी फ़ोटो पर हार चढ़ा हुआ देखकर तो मुझे विश्वास ही हो गया था कि आप अब इस दुनिया में नहीं रही हो, लेकिन उस चिट्ठी ने ही सारा राज खोल दिया। आंचल की माँ राखी बोली, मतलब कहना क्या चाहती है लाडो? आंचल बोली, माँ आपको पता है आप बचपन से मुझे सिर्फ लाडो कहकर बुलाती हो, लेकिन चिट्ठी में कहीं भी यह नहीं लिखा था। चिट्ठी में हर जगह मेरा नाम आंचल लिखा था, लाडो नहीं। तभी मैं समझ गई थी कि कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता। आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। आपका और मेरा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है जो इतनी आसानी से टूट जाए। मैंने जब आपको इस महफिल में मुजरा करते हुए देखा था तो मैं समझ गई थी कि आपकी ज़रूर कुछ मजबूरी है, और मुझे पता था कि अगर मैं आपसे आकर पूछूं तो आप मुझे नहीं बताने वाली। इसलिए मैं जानबूझकर सावित्री ताई के सामने आई, क्योंकि मुझे पता था आप मुझे किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकती। मैं आपको बुरा भला क्यों ना कह लूँ, आप सब बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मैं खुद को कुछ बुरा भला कहूँ यह आपसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि आज से मैं भी आपके जैसे इस महफिल में मुजरा करूँगी। और देखो आपने सब सच बोल दिया। आंचल की माँ राखी बोली, क्यों करा? तुझे पता है ना यह लोग कितने खतरनाक है। तू चली जा यहाँ से। अगर सावित्री ताई को तेरे बारे में पता चल गया तो तुझे इस देवदासी हवेली से कभी जाने नहीं देंगी। आंचल बोली, मैं यहाँ से जाऊँगी, लेकिन आपको साथ लेकर, और सिर्फ आपको ही नहीं, यहाँ की हर औरत भी अब यहाँ के पिंजरे से आज़ाद हो जाएंगी। आंचल की माँ राखी बोली, मतलब कहना क्या चाहती है तू? आंचल बोली, कहना नहीं करना चाहती हूँ, बस 2 मिनट। और 2 मिनट में सावित्री ताई और उसके गुंडों की बैंड बजने वाली है। 12 मिनट बाद देवदासी हवेली पर पुलिस आ जाती है, जिन्हें मिहिका लेकर आती है। पुलिस वाले सावित्री ताई और उस गुंडे को गिरफ्तार कर लेते हैं और देवदासी हवेली की सारी औरतें आज़ाद हो जाती है। आंचल सारी औरतों से कहती है कि आज से आप सभी आज़ाद हैं, अपनी मर्जी की मालकिन है। आप किसी न किसी मजबूरी में इस देवदासी हवेली पर मुजरा करती थी, इनके जुल्मों का शिकार होती थी, लेकिन आज से आप सब वही करेंगे जो आप चाहती है। सभी औरतें आंचल और उसकी माँ का धन्यवाद करती है। तारा राखी से कहती कि राखी, आज तुम्हारी बेटी की वजह से हम सब यहाँ से आज़ाद हो पाए हैं। हमारा तो बाहर की दुनिया से नाता ही टूट गया था, बस इस देवदासी हवेली में ही कैद होकर रह गए थे, लेकिन आज तुम्हारी बेटी ने फिर से हमारा रिश्ता बाहर की दुनिया से जोड़ दिया है। तुम्हारी बेटी ने हमें फिर से ज़िंदगी जीने का मौका दे दिया, अगर बेटी हो तो तुम्हारी जैसी। आंचल बोली, हाँ यह बात तो है, आखिर बेटी किसकी हूँ? आंचल की माँ राखी बोली, मुझे माफ़ कर दे, मैंने जो तुझसे सच छुपाया, लेकिन फिर भी मेरे दिल की बात समझ गई। आंचल बोली, इसलिए क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता दिल से जुड़ा है। चाहे हम दोनों एक दूसरे से कुछ ना कहे, बिन कहे ही एक दूसरे के दिल की बात समझ लेते हैं। और अब बहुत हुआ, अब मैं आपसे कभी दूर नहीं जाने वाली। आंचल की माँ राखी बोली, और मैं भी तुझे कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। आंचल बोली, लव यू माँ। आंचल की माँ राखी बोली, लव यू टू लाडो। दोस्तों, इस तरह आंचल ने न सिर्फ अपनी माँ को बल्कि देवदासी हवेली की सारी औरतों को वहाँ से आज़ाद करा दिया, और अब आंचल और उसकी माँ राखी साथ में ही रहते हैं। आंचल ने एक महिला आश्रम खोल लिया जिसमें बेसहारा औरत को सहारा दिया जाता है, और इस महिला आश्रम को आंचल की माँ चलाती है, और दोनों अब खुशी खुशी एक साथ रहती है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।